तो ये हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे चैप्टरों के पापा। क्यों है? क्योंकि इसमें है भर भर के रिएक्शन। यहां से बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीरो से बन जाता है हीरो, स्टूडेंट से बन जाता है मास्टर। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड O होता है उनको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहते हैं? बट देखो, जब भी तुम ऑक्सीडेशन से बना रहे हो हमेशा एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर तुम इसको ज्यादा ऑक्सीडाइज कर गए तो एल्डिहाइड वाला जो है वो कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन कीटोन बनाने के लिए बहुत आसान है। अगर तुमने कोई ऐसा जर्मिनल लिया जहां पे बीच वाले कार्बन पे 2 हेलोजन है तो कीटोन बन जाएगा। तो इससे दोनों बना सकते हो, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। जहां भी मैं नहीं लिखूंगा कौन सा बनेगा वहां पे तुम समझना कि दोनों बनाने पॉसिबल है या किसी ना किसी तरह से हम दोनों बना सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से जो जर्मिनल बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाना चाहता है। कीटोन से जो जर्मिनल बनेंगे वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होंगे। तो यहां पे इसकी रिएक्टिविटी से तुम इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। ये जितना रिएक्टिव जर्मिनल डाइऑल उतने ज्यादा स्टेबल। तो यही रिएक्शन अलग अलग कंपाउंड सेलेक्ट करने पे हमें बेंजाइल अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड तीनों बना के दे सकती है। फिलहाल हमें बेंजल्डिहाइड चाहिए था तो बेंजल्डिहाइड के लिए एक्स क्या होगा? CHCl2। बहुत रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन। अपना ही न्यूक्लियोफाइल अपने आप पे ही हमला करे तो सिंपल एल्डोल, अपना न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे पे हमला करे क्रॉस एल्डोल, एक ही चेन के अंदर हमला करके साइक्लिक बना ले इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। यही तो कहलाते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। टेबल अगर घर में बैठे हो, अगर अभी भी टेबल उठा के एनसीईआरटी खोल के नहीं देखो तो नहीं याद करोगे कभी। जो तुम सोचते ना यार ये मैं बाद में कर लूंगा, याद करने वाला है बाद में कर लूंगा, वो बात कभी आती नहीं। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं नीट की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी और इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी सारांश सीरीज में एक और धमाकेदार चैप्टर के साथ आए हैं। वो कहते हैं ना बड़ी आपके पापा आए हैं। तो ये हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे चैप्टरों के पापा। क्यों है? क्योंकि इसमें है भर भर के रिएक्शन। यहां से बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीरो से बन जाता है हीरो, स्टूडेंट से बन जाता है मास्टर। तो एक बार तुमने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 80-90% सवाल तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, सॉल्व होने लग जाते हैं। क्या क्या है यहाँ पे? बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जीओसी हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा रही है, तो जीओसी के बिना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कतें आती ही आती है। जीओसी के बाद हमने हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अल्कोहल चैप्टर को मिला जुला के बहुत सारी रिएक्शन भी देख ली है। और नीट में बच्चों रिएक्शन ऊपर ऊपर से पूछी जाती है, यानी डायरेक्ट मेथड पता होना चाहिए। हर रिएक्शन में रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट ये याद करना सबसे पहला काम है। फिर कुछ हमने जनरल मैकेनिज्म देख ली जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वहीं पर मैंने तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हिंट दिया था। कार्बोनिल कंपाउंड की ज्यादातर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था बेंजीन में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखा था, यानी बहुत सारी रिएक्शंस ऑलरेडी कवर हो गई, एलिमिनेशन कवर हो गया है। सिर्फ एक नया टाइप बचता है रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो यहां पे आ जाएगा। तो यहां के साथ हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक का एक मेजर पोर्शन खत्म होने वाला है। तो फटाफट इसको शुरू करके खत्म करते हैं। सबसे पहले समझो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कार्बोनिल का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड O होता है उनको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, या इसको कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। अगर लूजली बोला जाए, ढीला ढीला बोला जाए, तो कार्बोनिल ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं, या ये कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं। एक ये कि कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, या फिर कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ कार्बन की चेन है। जहां भी चेन छोड़ी गई है वहां पे दोनों तरफ कार्बन की चेन है। तो अगर हाइड्रोजन लगा है एक भी तरफ तो इनको बोलते हैं एल्डिहाइड्स, इनको बोलते हैं एल्डिहाइड्स। और अगर दोनों तरफ कार्बन चेन डायरेक्टली जुड़ी हुई है तो इनको बोलते हैं कीटोन। ये हैं हमारे प्रॉपर, सच्चे वाले, अच्छे वाले प्रॉपर कार्बोनिल कंपाउंड। प्रॉपर क्यों बोलना अभी समझोगे। और अगर कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप लगा है, जिसको कई बार हम लीविंग ग्रुप भी कहेंगे, क्योंकि हर न्यूक्लियोफाइल लीव कर सकता है, लीविंग ग्रुप की तरह काम कर सकता है। ये G हो सकता है OH,
तो इसको बोलेंगे ईस्टर। ये G हो सकता है O के साथ कार्बन चेन, तो इसको बोलेंगे, सॉरी OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर GOR हुआ तो ईस्टर। अगर G कोई हैलाइड हुआ तो एसिड हैलाइड। अगर G नाइट्रोजन ग्रुप हुआ एसिड अमाइड। और अगर G एसिटाइल ग्रुप हुआ तो एसिड एनहाइड्राइड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। अब इनको यूजुअली हम इम्प्रॉपर ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, तो इनको इम्प्रॉपर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो G का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेट करेगा और इस कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बन डबल बॉन्ड O में, कौन से बॉन्ड में? कार्बन का डबल बॉन्ड जो O के साथ है उसमें आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। तो इसका कैरेक्टर बदल जाएगा। तो प्रॉपर डबल बॉन्ड नहीं होने की वजह से प्रॉपर कार्बोनिल ग्रुप नहीं कहा जाता था। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड पे फोकस रहते हैं, हम मेनली एल्डिहाइड और कीटोन पे फोकस रहते हैं। किस पे? एल्डिहाइड और कीटोन पे। पढ़ेंगे इसको भी वैसे ही, एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी, कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी देखेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन कैसे कैसे बनाया जा सकता है, बहुत तरीके हैं और हर तरीके में बहुत कुछ सोचना समझना है। तो एल्डिहाइड भी देखा जाएगा यहां पे और कीटोन भी देखा जाएगा, दोनों देखे जाएंगे। पहला तरीका आता है एल्कीन से, देन आता है एल्काइन से, एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड जहां पे एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे हों, यानी ऐसा एल्काइल हैलाइड जो जेमिनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जेमिनल। एक नॉर्मल मोनोहैलाइड से भी सीखेंगे और जेमिनल से भी सीखेंगे। और किससे सीखेंगे? अल्कोहल से, जो हम पहले भी देख चुके हैं। और किससे सीखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव से। बस बचा क्या? अमाइन हमेशा अलग से देखे जाते हैं क्योंकि अमाइन में नाइट्रोजन आ जाता है। अभी तक हम नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पे नहीं गए, हम हेलोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप समझ चुके हैं, हम ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को समझ चुके हैं। ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का ही हिस्सा है। तो देखो, हमेशा एल्कीन में भर भर की रिएक्शन होती है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज एल्कीन और उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन की है। एल्कीन में तुम क्या क्या करा सकते हो? ओजोनोलाइसिस करा सकते हो। कौन सी ओजोनोलाइसिस? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्योंकि अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस किया तो देखो कीटोन तो बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन भी करा सकते हो, लेकिन ऑक्सीडेशन मेथड भी कीटोन बना के देगा, बट एल्डिहाइड बना के नहीं देगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन में भी हमने पढ़ा था, अगर एल्कीन का हम KMnO4H+ के साथ ऑक्सीडेशन करा दें, K2Cr2 7H+ के साथ ऑक्सीडेशन करा दें, तो बनने वाला एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड है तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा तरीका अगर हम इससे देखें, याद है HgSO4 के साथ एसिडिक मीडियम में वाटर का एडिशन, पहले तुम्हें इनॉल देता है, पाई बॉन्ड पे एक तरफ H एक तरफ OH लगेगा, कौन सा मेजर होगा? मार्कोनी का फला। और इसके बाद यहां पे जाके टॉटोमराइजेशन कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ग्रिग्नार्ड से बनाना है, अल्काइल हैलाइड से पहले बनाएंगे ग्रिग्नार्ड। DE का मतलब ड्राई ईथर, सूखा हुआ ईथर है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड का पानी मिल गया ना तो ग्रिग्नार्ड भटक जाता है, जैसे कि तुम लोग भटक जाते हो अपने गोल से, तो ग्रिग्नार्ड भी पानी मिलते ही भटक जाता है। अब इससे दो तरीके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स या साइनाइड पे। और कैसे बना सकते हैं? जेमिनल की हाइड्रोलाइसिस करा दो, जेमिनल की क्या करा दो? हाइड्रोलाइसिस। तो दोनों OH आएंगे और एक कार्बन पे जब भी दो OH आते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, और इस वजह से वाटर रिमूव करके डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कैसे बना सकते हैं?
अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। बट देखो जब भी तुम ऑक्सीडेशन से बना रहे हो हमेशा एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर तुम इसको ज्यादा ऑक्सीडाइज कर गए तो एल्डिहाइड वाला जो है वो कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन कीटोन बनाने के लिए बहुत आसान है, बट अल्कोहल से अगर तुम्हें एल्डिहाइड बनाना तो मैंने तुम्हें कुछ रिएजेंट बताए थे, याद है? पीसीसी, पीडीसी, जोन्स रिएजेंट, यही सब अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकते हैं, अदरवाइज बाकी रिएजेंट आगे ले जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से कैसे बनाओगे? एक तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एक रिडक्शन। रिडक्शन कराते समय भी हमें ध्यान रखना है क्या कि जब रिडक्शन करा रहे हैं तो एल्डिहाइड पे रुकना होगा, अल्कोहल पे नहीं जाना। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सीरीज याद रखो। तो रिडक्शन करते समय हमें एल्डिहाइड पे रुकना होगा, और इन्हीं रिडक्शन में दो बहुत स्पेसिफिक मेथड हैं। एसिड हैलाइड का पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ, पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजनेशन, जिसको कहा जाता है रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन, ठीक है। पॉइजन क्यों लिया? सेम प्रॉब्लम, यहां पे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बन के वो अल्कोहल बना जाए, इसलिए पॉइजन लिया है। क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो रिडक्शन वाले मेथड सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देंगे। रिडक्शन वाले मेथड सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देंगे। और इसी तरह अगर हम साइनाइड ले लें तो इसका भी मेटल HCl के साथ या SnCl2 HCl के साथ रिडक्शन कराते हैं, जिसको कहते हैं स्टीफन्स रिडक्शन। क्या कहते हैं? स्टीफन्स रिडक्शन। ये भी सेलेक्टिव रिडक्शन है। यहां भी अगर तुमने ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया तो साइनाइड बदल जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बदल जाएगा अल्कोहल में। तो हमेशा रिडक्शन में हमें अगर एल्डिहाइड पे रुकना है तो एक सेलेक्टिव रिएजेंट लेना होगा। बहुत ज्यादा पावरफुल रिएजेंट लिया तो प्रॉब्लम होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो जगह कम पड़ गई है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन। तो ये हुए बच्चों हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन बनाने के कुछ मेथड। अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, एक एक करके जो जो काम के एग्जाम्पल हैं। देखो देखो सबसे पहला मेथड देखो। मान लो बच्चों तुम्हारे पास एक एल्कीन है जिसपे एक तरफ लगा है 2 मिथाइल और एक तरफ लगा है मिथाइल हाइड्रोजन। तो जब तुम इसकी ओजोनोलाइसिस करोगे, क्या करोगे? ओजोनोलाइसिस। कौन सी वाली? रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव करोगे तो प्रॉब्लम है। तो जो ये वाला डबल बॉन्ड है, याद है ओजोनोलाइसिस में हमेशा डबल बॉन्ड जहां भी होता है वहीं से ब्रेक होता है। अगर डबल बॉन्ड कार्बन पे कार्बन ही लगा हुआ है, अगर डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो वो कीटोन बनाएगा, अगर उस पे हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड बनाएगा। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और जहां से डबल बॉन्ड टूटा वहीं पे दोनों तरफ लगा दिया ऑक्सीजन, वहीं पे दोनों तरफ लगा दिया ऑक्सीजन। एक बन गया कीटोन, एक बन गया एल्डिहाइड। ऐसे ही मान लो साइक्लिक हो, ओपन चेन हो, जितने डबल बॉन्ड हो सबको डबल बॉन्ड से ब्रेक करना है और ब्रेक करते ही लगा देना है ऑक्सीजन, ब्रेक करते ही लगा देना है ऑक्सीजन। दूसरी रिएक्शन को समझते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा एल्काइन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई 1% HgSO4 इन H2SO4 विद वाटर। वाटर तो अपने आप होगा क्योंकि हमने सोल्यूशन लिया है, 1% सोल्यूशन लिया तो वाटर तो अपने आप होगा। तो पहले यहां पे मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, यानी कि पहले यहां पे एक पाई बॉन्ड टूटेगा। जिस पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है वहां पे आएगा OH, यहां पे आएगा H। देन कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो ये H चला जाएगा इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर। टॉटोमराइजेशन में हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है और तुम्हें मिल जाएगा CH3। तो यहां भी ज्यादातर हमें कीटोन मिलते हैं
बिकॉज ऑफ मार्कोनी-काफ एडिशन, तो ज्यादातर केस में कीटोन हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो थोड़ा थोड़ा साथ में समझते चलो कहां पे कीटोन ज्यादा मिलने के चांसेस है, कहां पे एल्डिहाइड मिलने के चांसेस है। अब तुम कहो मैंने मोस्टली क्यों लिखा है ना, मोस्टली क्यों लिखा है? सोचो दोनों तरफ हाइड्रोजन हो गए, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं। तो एक ही एल्काइन है इथाइन, सबसे पहली एल्काइन, सबसे छोटी एल्काइन, उसका अगर तुम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो तुम्हें एल्डिहाइड मिलेगा। तो एक ही केस है जहां पे ये एल्डिहाइड दे सकता है, बाकी सारे केस में ट्रिपल बॉन्ड वाले कीटोन बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कीटोन बनाते हैं। अगला मेथड अगर देखें एग्जांपल, जेमिनल डाइहैलाइड ले लेते हैं, ऐसा भी ले सकते हो, और मिड वाला मतलब जहां पे जेमिनल लोगे वहीं पे काम बनेगा। और जेमिनल बनाओगे कैसे? ट्रिपल बॉन्ड पे HCl का 2 बार एडिशन करा दो, ट्रिपल बॉन्ड पे HBr का 2 बार एडिशन करा दो। अगर उल्टा चाहिए तो एंटी मार्कोनी-काफ एडिशन करा दो। तो जेमिनल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब इसके बाद तुमने कराया हाइड्रोलाइसिस। क्या कराया? हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस कराओगे, दोनों हेलोजन हटे और उनकी जगह आ गया OH, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्योंकि एक कार्बन पे 2 बल्कि OH रिपेल कर देंगे, अनस्टेबल होंगे, तो ये बदल जाएगा एल्डिहाइड में। अगर तुमने कोई ऐसा जेमिनल लिया जहां पे बीच वाले कार्बन पे 2 हेलोजन है तो कीटोन बन जाएगा। तो इससे दोनों बना सकते हो, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। जहां भी मैं नहीं लिखूंगा कौन सा बनेगा, वहां पे तुम समझना कि दोनों बनाने पॉसिबल हैं, या किसी ना किसी तरह से हम दोनों बना सकते हैं। अगला तरीका समझते हैं। अगले तरीके में पहले हम ले लेते हैं, चलो मान लो मेरे पास एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ठीक है। क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। ग्रिगनार्ड से समझना, याद है ना, ग्रिगनार्ड में 3 तरीके बताए थे, 3 ही रिएक्शन ग्रिगनार्ड की आती है। या तो वो एसिडिक H+ लेगा, या वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट है और इसकी रिएक्शन में करा दूं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से, ये भी ध्यान रखना यहां पे OH नहीं होना चाहिए, यहां पे NH2 नहीं होना चाहिए। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड खुद और एसिड अमाइड ये दोनों नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर OH या NH2 आया तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और एसिडिक हाइड्रोजन देख के ग्रिगनार्ड पगला जाता है, ग्रिगनार्ड का नेचर बदल जाता है। जैसे तुम जब मेट्रो में जाते हो तो किसी को देख के तुम्हारा नेचर बदल जाता है, बिल्कुल वैसे ही ग्रिगनार्ड भी कहीं और जा रहा था, कहीं और पहुंच जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, हमें उतरना था राजीव चौक, हम चलते चले गए किसी के चक्कर में, तो वो काम ग्रिगनार्ड भी कर लेता है। एसिडिक हाइड्रोजन दिखा तो उस पर हमला करेगा, वरना माइनस हमला करेगा डबल बॉन्ड पे, ये इधर जाएगा। इसके बाद मैंने बताया था कि हमेशा ध्यान रखना कि O का माइनस सबसे पहले वापस आके दोबारा से पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पे लीविंग ग्रुप है तो वापस आके लीव कर जाएगा। यहां पे लीविंग ग्रुप है तो वापस आके लीव कर जाएगा, और हमें कीटोन या एल्डिहाइड मिलेंगे। अगर एल्डिहाइड चाहिए तो यहां पे H होना चाहिए, अगर H की जगह कार्बन है तो यहां पे कीटोन। तो इस रिएक्शन में भी मोस्टली कीटोन मिलते हैं, बहुत रेयरली हमें यहां पे एल्डिहाइड मिलेगा। मोस्टली क्या मिलेगा? कीटोन। और काम की बात सुनो, और काम की बात सुनो, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन पे भी तो ग्रिगनार्ड हमला करता था, तो यहां पे अभी तक पानी कहीं यूज नहीं हुआ, बिना पानी के ये काम हो रहा है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, क्योंकि यहां पे पानी अभी तक कहीं नहीं आया। यानी अगर तुम्हारे पास ग्रिगनार्ड एक्सेस में है, इसी रिएक्शन में अगर ग्रिगनार्ड एक्सेस में है, कैसे है ग्रिगनार्ड एक्सेस में, तो वो फिर से हमला करेगा, और हाइड्रोलाइसिस के बाद देखो, अब जब हमला करेगा दोबारा से, तो अब O का माइनस वापस नहीं आ सकता। कोशिश तो O की वही रहती, माइनस वापस आके कार्बन से दोस्ती बढ़ाने की, O कार्बन के पीछे पागल है, लेकिन अब वापस नहीं आ सकता क्योंकि कोई लीविंग ग्रुप नहीं है। अब अगर तुमने पानी मिलाया तो इसमें दोनों क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर पानी मिलाया तो मिलेगा अल्कोहल,
तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखना कि ग्रिग्नार्ड के साथ जब हम एसिड के डेरिवेटिव की रिएक्शन कराते हैं, अनलेस अंटिल क्वेश्चन ना बोल दे कि वो एक्सेस में है या पानी ना दे दे, अनलेस अंटिल क्वेश्चन में पानी ना दिया हो, तो तुम्हें एक ही बार हमला कराना है। दोबारा हमला हो नहीं सकता, तब तक हो सकता है जब तक ग्रिग्नार्ड को पानी ना मिले, क्योंकि एक बार पानी मिला तो ग्रिग्नार्ड भटक जाएगा, ग्रिग्नार्ड भटक जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हमने ले लिया एक एल्काइल साइनाइड। क्या लिया? एल्काइल साइनाइड। यहां भी सेम काम, जो CH3 का माइनस है वो हमला करेगा कार्बन इलेक्ट्रोफाइल पे। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन वही, हर बार या तो बेस की तरह H+ पे हमला करेगा, अदरवाइज न्यूक्लियोफाइल बनके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे हमला करेगा। RC डबल बॉन्ड N- और इस पे आके लग गया CH3। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। अब देखो, हाइड्रोलाइसिस करा दी, इसका मतलब अब ग्रिग्नार्ड अगर बचा भी तो किसी काम का नहीं। हाइड्रोलाइसिस के बाद डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोलाइज कराने पे हमेशा बदलेगा डबल बॉन्ड O पे, डबल बॉन्ड O पे। लेकिन इस मेथड से तुम्हें सिर्फ कीटोन मिल सकते हैं। इस मेथड से सिर्फ क्या मिलेगा? कीटोन। क्यों? क्योंकि अगर तुमने HCN ले लिया एल्डिहाइड बनाने के लिए तो HCN एसिडिक है। यही सेम रिएक्शन एल्काइल साइनाइड लोगे तो कीटोन देंगे, और अगर HCN ले लिया, HCN, तो वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन, HCN मतलब वीक एसिड, एल्केन बन जाएगा, वहां पे ये कीटोन नहीं बन पाएगा, ये एल्डिहाइड नहीं बन पाएगा। तो ध्यान दो, तो अगर हम ग्रिग्नार्ड से सोचें तो एल्डिहाइड कीटोन में कीटोन ज्यादा आसानी से बनते हैं, कीटोन बनने के तरीके ज्यादा हैं। समझ पाए? यहां पे दोबारा अटैक नहीं हो सकता है, यहां पे दोबारा अटैक नहीं हो सकता है क्योंकि पानी आ चुका है। तो इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस देखो, एसिड के डेरिवेटिव के साथ अगर ग्रिग्नार्ड एक्सेस में है तो अल्कोहल देगा, बट एसिड साइनाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड एक्सेस में है तो भी जब तक वापस से अटैक कराने की बात ना करें, जब तक निकालने की बात ना करें, कुछ नहीं होगा आगे, क्योंकि पानी मिला चुके हैं और पानी मिला के ग्रिग्नार्ड के सारे मंसूबों पे पानी फेरा जा चुका है, सारे मंसूबों पे पानी फेरा जा चुका है। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन की बात ये सब हुई। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट है, इसमें 3 केस समझे जाते हैं बच्चों, एक ही केस से तुम सारे केस समझ जाओगे। अगर तुम्हारे पास 2 अलग अलग टाइप के कैल्शियम सॉल्ट का मिक्सचर है, अगर तुम्हारे पास 2 अलग अलग सॉल्ट का कैल्शियम सॉल्ट का मिक्सचर है, तो देखो, एक तो हमारे सामने यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट हटना है, लाइमस्टोन हट जाएगा, बचा क्या वो समझो, एक R ग्रुप यहां से, एक R ग्रुप यहां से। तो जब भी मिक्सचर है तो कार्बोनिल के एक तरफ एक R ग्रुप और दूसरी तरफ दूसरा R ग्रुप। अगर मान लो 2 अलग अलग प्रकार के नहीं है तो एक ही मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हमला हो जाएगा। जैसे, तो 3 केस हैं जो सारा तुम इससे समझ सकते हो। अगर मैंने सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट लिया, ड्राई डिस्टिलेशन मतलब बिना पानी के गर्म किया, तो देखो COO के अलावा देखो क्या है, वो ग्रुप है, COO के अलावा जो है वो ग्रुप है। तो C डबल बॉन्ड O, इधर भी H, इधर भी H, मुझे मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। अगर मान लो मैंने ले लिया किसी और एसिड का सॉल्ट, किसी और एसिड का सॉल्ट, तो अब मुझे, अब देखो एक तरफ CH3 ग्रुप है तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, तो यहां पे क्या मिलेगा, कीटोन। तो जब भी हम प्योर वाला कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं, मिक्सचर नहीं लेते हैं, तो या तो दोनों तरफ H आएगा या दोनों तरफ कार्बन आएगा। दोनों तरफ कार्बन आया तो कीटोन, दोनों तरफ H आया तो फॉर्मल्डिहाइड, यानी या तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन, कोई और एल्डिहाइड प्योर कैल्शियम सॉल्ट नहीं बना सकते। और इसी में अगर मैंने मान लो किसी भी और कैल्शियम सॉल्ट को फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट के साथ ले लिया, किसी भी और कैल्शियम सॉल्ट को फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट के साथ ले लिया, मिक्सचर आ गया। अब
तो एक तरफ आके लगा मिथाइल और एक तरफ आके लगा H, यानी कोई और एल्डिहाइड अगर तुम्हें बनाना चाहते हो, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी और एल्डिहाइड बनाना चाहते हो, तो किसी भी कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले कैल्शियम सॉल्ट लो, साथ में फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लेना मस्ट है, साथ में फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लेना मस्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे तो देखो एल्डिहाइड कीटोन की सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुम ऑर्गेनिक में कोई भी एक चैप्टर करके जाना चाहते हो तो ये करके जाना तो कंपलसरी है, बट उसमें भी ये कैल्शियम सॉल्ट वाली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट वाली रिएक्शन ऐसे कहीं पढ़ी नहीं जाती है या बहुत रेयरली दिखती है, बहुत रेयरली कभी कभी दिखती है। अगला देखते हैं RCOCl। अगर इसका रिडक्शन कराएंगे तो एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन पहले एल्डिहाइड देता है, राइट, एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे अगर तुमने साइनाइड लिया और साइनाइड का रिडक्शन कराया, 2 पाई बॉन्ड है, तो पहला रिडक्शन देगा अमाइन, मतलब इमाइन, इनको कहते हैं इमाइन। और अगर और ज्यादा रिडक्शन हो गया तो बचा खुचा पाई बॉन्ड भी चला जाएगा और हमें मिल जाएगा प्राइमरी अमाइन। दैट्स वाई तुम समझ सकते हो इन दोनों रिएक्शन में हमारे रिएजेंट का सेलेक्टिव होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पे हम लेते हैं पैलेडियम पॉइजन्ड विद बेरियम सल्फेट, सल्फर and hydrogen gas in boiling xylene, and then this reaction is called as Rosenmund reduction, RRR, not triple R, double R, Rosenmund reduction, जो पॉइजन होने की वजह से रिएक्शन को आगे नहीं जाने देता है, पॉइजन होने की वजह से रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोक देता है। इसी तरह यहां पे लेते हैं SnCl2 या H2O, then this reaction is called as Stephens reduction, Stephens reduction, या यहां पे ऑल्टरनेटिवली हम डाइबाल H भी ले सकते हैं जो ईस्टर में काम आता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इस केस में भी हमें इमाइन पे रुकता हुआ दिख जाएगा क्योंकि दोनों वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, सेलेक्टिव है। देन जहां भी डबल बॉन्ड ON है, हाइड्रोलाइसिस कराओगे वो बदल जाएगा डबल बॉन्ड O में। जितने भी नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोलाइसिस कराने पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जितने भी बॉन्ड हैं सबकी जगह एक एक OH आके लगा दो। 3 बॉन्ड है, हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो 3 OH लगेंगे, एक निकल जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 है, हाइड्रोलाइसिस कराओगे 2 OH लगेंगे, H2O निकल जाएगा, कार्बोनिल। 1 है, ये हटेगा, OH लग जाएगा। तो ये अल्कोहल देता है हाइड्रोलाइसिस पे, ये वाला कीटोन एल्डिहाइड देता है हाइड्रोलाइसिस पे, और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि रिडक्शन हमेशा H लाके देगा तो ये मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इससे तुम बाकी चीजें नहीं बना सकते, इससे तुम बाकी चीजें नहीं बना सकते। एक और बात देखो, साइनाइड से सिर्फ कीटोन बनाना है तो ग्रिग्नार्ड, साइनाइड से सिर्फ कीटोन बनाना है तो ग्रिग्नार्ड, और साइनाइड से ही अगर तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है तो रिडक्शन। तो हम एल्काइल साइनाइड से दोनों बना सकते हैं, कीटोन भी और एल्डिहाइड भी, बस हमारा मेथड अलग अलग होगा। हमारा मेथड क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग। और अगर देख लें एक और रिएक्शन को, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी रिएजेंट हैं उन सबका रिडक्शन डायरेक्टली कराने पे, हमेशा उन सबका रिएक्शन डायरेक्टली कराने पे, रिडक्शन कराने पे अल्कोहल मिलता है। बट अगर ईस्टर का रिडक्शन डाइबाल H से करा रहे हो तो रिडक्शन अल्कोहल तक नहीं लेके जाएगा, रिडक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाएगा। देखो ये अल्कोहल बना क्योंकि ये तो था ही अल्कोहल, ये तो था ही अल्कोहल और ये अल्कोहल ही रह गया। ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, ईस्टर में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है वो एल्डिहाइड पे रुक गया, उसके आगे नहीं गया, वो एल्डिहाइड पे रुक गया, उसके आगे नहीं गया।
फटाफट एक बार रिएक्शन चार्ट को वापस से देखो, सारी रिएक्शन समझो कि क्या, कौन सी रिएक्शन हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कहां पे सेलेक्टिविटी लानी है, कहां पे एल्डिहाइड तक जा रहे हैं, कहां पे कीटोन तक जा रहे हैं। तो ये है तुम्हारे पास एल्डिहाइड कीटोन का बनाने का मेथड, एल्डिहाइड कीटोन बनाने का मेथड। क्लियर? अब आओ आगे। अब एल्डिहाइड कीटोन की पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो समझो, सबसे पहले देखो, कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। पहली कैटेगरी की रिएक्शन जितनी भी है न्यूक्लियोफाइल आएंगे, न्यूक्लियोफाइल आएगा, चाहे रिडक्शन करो तो H- आएगा, चाहे तुम एडिशन कराओ तो भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, कंडेंसेशन कराओ तो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, और अगर कैनिज़ारो रिएक्शन देखते हो वहां भी न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो हर एक रिएक्शन में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पे। ठीक है, जैसे ग्रिग्नार्ड कर रहा था। ये बन गया इंटरमीडिएट। O- वापस आना चाहेगा लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में नहीं आ पाएगा। सेम रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां से बदल जाएगी, वापस आएगा लीव करा देगा, वापस नहीं आ पाएगा तो अगले स्टेप में मजबूरी में से इलेक्ट्रोफाइल लेना पड़ेगा, अगले स्टेप में से मजबूरी में इलेक्ट्रोफाइल लेना पड़ेगा। तो हमें यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल O पे लग जाएगा E, O पे लग जाएगा E, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही रिएक्शन बचती थी। अब इसकी रिएक्टिविटी भी देख लो यहीं पे, देखो रिएक्टिविटी दो बातों पर डिपेंड करेगी। कौन बुला रहा है न्यूक्लियोफाइल को, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि इधर एक न्यूक्लियोफाइल ने घेरा हुआ है, इधर एक न्यूक्लियोफाइल ने ऑलरेडी घेरा हुआ है, तो ये अटैक हमेशा बैक साइड से करता है, पीछे से हमला करता है। कहां से? बैक साइड से। और अगर इसने बैक साइड से हमला किया तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। तो सिर्फ इन्हीं बातों से तुम समझ सकते हो कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन में फॉर्मल्डिहाइड है, दो छुटकू से हाइड्रोजन लगे हैं, कोई हमला पीछे से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, छुटकू से हाइड्रोजन है, साइड से घुस जाएगा। लेकिन अगर एक तरफ कार्बन चेन लग गई, एक तरफ हाइड्रोजन लग गया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा, प्लस कार्बन का प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस कार्बन के पॉजिटिव को भी घटा देगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी कम कर दिया, इस हिंड्रेंस भी बढ़ा दी, दोनों काम उल्टे कर दिए। तो कार्बन जितने ज्यादा आएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी बढ़ेगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादातर रिएक्शंस में एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड ज्यादा आसानी से रिएक्शन करते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। दूसरे टाइप की रिएक्शन जो देगा, ये अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा बहुत एसिडिक है, नॉर्मल बेस तो नहीं, बट अगर स्ट्रॉन्ग बेस आया, अगर हमारे पास आया स्ट्रॉन्ग बेस, तो अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के वो कार्बोनिल कंपाउंड को ही न्यूक्लियोफाइल बना देगा। देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है या नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो अल्फा हाइड्रोजन निकाल के कार्बोनिल कंपाउंड को क्या बना देगा, न्यूक्लियोफिलिक। यानी अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह खुद पे भी हमला कर सकता हो। यही है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन यही है। तो अल्फा हाइड्रोजन का रोल भी रहता है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन में, कि जिस न्यूक्लियोफाइल की हमें थी उम्मीद, उस न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनिल ने खुद ही बना लिया, बाहर से नहीं मिला तो खुद ही बना लिया। तो यही रिएक्शन कार्बोनिल को लेके ही करा दो, तुम्हें एल्डोल प्रोडक्ट मिल जाएगा, तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन मिल जाएगा। और तीसरा जो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है, कि अगर एल्डिहाइड है तो उनका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक तक ले जाएगा, बट रिएजेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक होगा तो नहीं चलेगा।
वीक होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, और यहीं से एक और अलग सी रिएक्शन भी देख लेते हैं। अगर बच्चों हमारे पास बेंजीन है, क्या है बेंजीन, बेंजीन के रिएक्शन का आ रहे हैं जिंक साइनामाइड या केसीएन ले लेते हैं, HCN ले लेते हैं, मतलब साइनाइड कंपाउंड ले लो कोई भी, थोड़ा सा पानी ले लो, ठीक है, गर्म कर दो, तो ये सीधे बदल देता है CHO में। किसमें बदल देता है? CHO में। और इसी तरह अगर तुमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl ले लिया वही लुविस एसिड के साथ, तो भी ये सीधे बदल देता है CHO में, बेंजल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के कुछ अलग तरीके हैं। इसको कहते हैं गिटरमैन्स रिएक्शन, इसको कहते हैं गिटरमैन्स रिएक्शन, और इसको कहते हैं गिटरमैन, गटर मत सोच लेना, गिटरमैन की आत्मा आके तुम्हें बहुत तंग करेगी, गिटरमैन कोच रिएक्शन। बेसिकली क्या है कि जो ये साइनाइड कंपाउंड थे, टॉक्सिक थे, साइंटिस्ट को मार देते थे, जो भी एक्सपेरिमेंट करता था उन्हीं को मार देते थे, तो इस वजह से कोच ने आके मॉडिफाई करके लेस टॉक्सिक चीजों को यूज किया, लेस टॉक्सिक चीजों को यूज किया। और कोई भी एल्काइल बेंजीन अगर इसका क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो कार्बन चेन को सोचे बिना ये सीधे ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड में, सीधे उस चेन को ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड में, विच इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन, विच इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। तो अब बच्चों चलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के ऊपर, एक एक करके रिएक्शन को समझेंगे, एक एक करके रिएक्शन को देखेंगे। जो सबसे पहली रिएक्शन कैटेगरी आती है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके लिए जितनी बातें थी मैंने तुम्हें पहले ही बता दी कि अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन, दोनों के दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देंगे। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना होगा कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे और कीटोन कम रिएक्टिव होंगे, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस स्लाइड। सो फर्स्ट इज एडिशन ऑफ HCN, जिसके लिए KCN और H+ लेते हैं। एसिडिक मीडियम में KCN और H+। ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन पे जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑक्सीजन पे जाएगा। दो स्टेप की मैकेनिज्म होगी हमेशा, पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल, दूसरा अटैक इलेक्ट्रोफाइल। तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 2 स्टेप का होगा। इधर आके लग गया H और इधर आके लग गया CN, जिनको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इन कंपाउंड्स को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। दूसरा, अगर मेरे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, जो हम पहले भी देख चुके हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी सेम काम करेगा। कार्बन चेन आके लग गई, जो न्यूक्लियोफिलिक वो आके लग गया कार्बन पे, और जो इलेक्ट्रोफिलिक मैग्नीशियम हैलाइड था MgX वो आके लग गया ऑक्सीजन पे। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहां पे सोडियम बाइसल्फाइड ले लें, सोडियम बाइसल्फाइड, तो इलेक्ट्रोफिलिक सोडियम आके लग गया ऑक्सीजन पे और सल्फोनिक एसिड ग्रुप आके लग गया, यानी SO3H आके लग गया कार्बन पे। तो हर बार न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे, इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे। इसी तरह बच्चों अगर हम लोग अमोनिया ले लें, चलो अमोनिया ले लेते हैं, तो अमोनिया में भी क्या होगा, अमोनिया का H यानी जो H+ देगा वो लगेगा कार्बन पे और इधर आके लग जाएगा NH2, इधर आके लग जाएगा NH2। इसी तरह बच्चों अगर हम लोग अल्कोहल ले लें, तो अल्कोहल भी OR- और H+, बस जो भी रिएजेंट आ रहा है उसको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में ब्रेक कर लो, तो यहां पे हमें मिल जाएगा ये OR, जो न्यूक्लियोफाइल है वो लग गया कार्बन पे और H+ इलेक्ट्रोफाइल लग गया, H+ इलेक्ट्रोफाइल लग गया ऑक्सीजन पे। इसी तरह अगर हम एक H- और एक H+ का अलग अलग पेयर ले लें, यानी ये बेसिकली रिडक्शन में ऐसा ही तो होता है, रिडक्शन में बेसिकली यही तो होता है
कि पहले हम मेटल हाइड्राइड देते थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो रिडक्शन की भी रिएक्टिविटी वही, एल्डिहाइड ज्यादा कीटोन कम। पहले H माइनस आके लगेगा, H माइनस लग गया कार्बन पे, H प्लस लग गया ऑक्सीजन पे। तो देख रहे हो मोस्टली यहां पे अल्फा प्रोडक्ट बनते हैं, मोस्टली यहां पे अल्फा प्रोडक्ट बनते हैं। अब हर रिएक्शन में कुछ कुछ खास बातें हैं। क्या? ग्रिगनार्ड की अगर हाइड्रोलाइसिस कर दें तो O माइनस थोड़ा सा हट जाएगा, O माइनस H प्लस को ले लेगा। मैग्नीशियम हाइड्राइड हमेशा हटना चाहता है तो O माइनस H को लेके अल्कोहल में। तो पहला स्टेप तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, दूसरा स्टेप हाइड्रोलाइसिस या सब्स्टिट्यूशन। तो ग्रिगनार्ड वाली रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। इसी तरह यहां पे क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक होते हैं, सल्फोनिक एसिड, तो ये सॉल्ट नहीं बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा सल्फोनिक, तो H और Na प्लस बदल लेगा। हमेशा जो ज्यादा एसिडिक है वो सॉल्ट के रूप में रहना चाहेगा, मतलब ज्यादा एसिडिक अपने से वीक वाले को H प्लस दे देगा। क्योंकि सल्फोनिक एसिड अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है तो हमेशा ज्यादा एसिडिक अपने से वीक वाले को डिस्प्लेस करता है, या ज्यादा एसिडिक वीक वाले को H प्लस दे सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अमोनिया में भी क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो एक बार हमला और करके, अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं, एक बार हमला करके H को हटा ही देता है, तो यहां पे हमें डबल बॉन्ड NH मिल जाता है, जिनको हम बोलते हैं इमाइन। तो इस रिएक्शन का जो सेकंड स्टेप है वो SN है, जो पहला स्टेप है वो NAR है, जो पहला स्टेप है वो NAR है, लेकिन सेकंड स्टेप SN है। तो सब में कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहा है। इसी तरह यहां पे एक और अल्कोहल अगर आता है तो वो फिर से हमला करके OH को हटा ही देता है और OH की जगह एक और OR लग जाता है। दो बार लगा हो तो उसे बोलते हैं एसिटल अगर एल्डिहाइड के साथ है, कीटल अगर कीटोन के साथ है। एक ही बार लगा है तो उसको आधी रिएक्शन की वजह से या तो हेमी एसिटल अगर एल्डिहाइड पे है, या हेमी कीटल, हेमी कीटल। और क्या हो सकता है ग्रिगनार्ड में? पानी का एडिशन जो रिवर्सिबल है, तो पानी का एडिशन में अगर वाटर दिया तो वाटर के पास भी क्या होता है? H प्लस OH माइनस, OH माइनस कार्बन पे, H प्लस ऑक्सीजन पे। तो ये तो हमें पता भी है कि भाई जेमिनल जो हैलाइड होते हैं, जेमिनल डाई अल्कोहल, वो पीछे चले जाते हैं। अब सोचो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड तो आगे जाना चाहेगा, जो रिएक्टिव है वो आगे जाना चाहेगा। तो तुम जेमिनल डाइऑल की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। फॉर्मल्डिहाइड से जो जेमिनल बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बनाना चाहता है। कीटोन से जो जेमिनल बनेंगे वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होंगे। तो यहां पे इसकी रिएक्टिविटी से तुम इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। ये जितना रिएक्टिव जेमिनल डाइऑल उतने ज्यादा स्टेबल। तो रिएक्शन में घुसना चाहो अगर तो अनंत बातें हैं, रिएक्शन में अगर घुसना चाहो तो अनंत बातें। अमोनिया की तरह अगर अमोनिया का डेरिवेटिव ले लिया जहां पे NH2 के ऊपर कोई Z लगा, क्योंकि देखो ओवरऑल हमें दो ही H निकालने थे, एक H इस बार में और एक H यहां पे जब H2O बनेगा, तो दो H वाला कोई भी डेरिवेटिव लगा हो तो ये डबल बॉन्ड N Z बना लेता है, डबल बॉन्ड N Z बना लेता है। अब इसकी टेबल में बना सकता हूं, लेकिन आई थिंक NCERT में ऑलरेडी बनी हुई है। तो तुम्हें पता है कि अगर इस H की जगह कार्बन चेन यानी प्राइमरी अमाइन लोगे तो उन्हें शिप बेस कहा जाता है। अगर H की जगह OH लगा होगा तो ऑक्साइम कहा जाता है, एल्डोक्साइम, कीटोक्साइम। Z की जगह NH2 लगा होगा तो हाइड्राजीन कहा जाता है, प्रोडक्ट को हाइड्राजोन। अगर यूरिया मॉलिक्यूल लगा है तो उसको सेमी कार्बाजाइड, प्रोडक्ट को सेमी कार्बाजोन। अगर NH2 के ऊपर फिनाइल लगा है तो फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल रिंग पे भी तुमने 2 और 4 पे नाइट्रो लगा दिया तो 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, या प्रोडक्ट को कहते हैं 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो यहां पे एक बार मैं लिख दे रहा हूं कि एक बार टेबल को रेफर जरूर कर लेना। जो एनसीईआरटी में टेबल बनी है कि Z की जगह अमोनिया के अलग अलग डेरिवेटिव हो सकते हैं, वो सारी ये रिएक्शन देंगे। तो देख सकते हो रिएक्शन बहुत सारी है, वो रिएक्शन आगे जाके कुछ अपना गुल खिला रही है, लेकिन सारी रिएक्शंस ओवरऑल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में अगर तुम कभी भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसकी रिएक्शन में फंस रहे हो, न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, तुम्हारा काम बन गया। न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, तुम्हारा काम बन गया। अगली रिएक्शन आती है कैनिज़ारो रिएक्शन। या कैनिज़ारो से पहले चलो एल्डोल समझा देता हूं। एल्डोल कंडेंसेशन, देखो आसानी से समझ लो। करना क्या है, पहले डायरेक्ट मेथड समझ लो। एक कार्बोनिल होगा, ठीक है, एक कार्बोनिल का अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक कार्बोनिल का अल्फा हाइड्रोजन होगा, मीडियम बेसिक होगा, मीडियम बेसिक होगा। तो ये हमारा डीएम है, ये हमारा डीएम है। डायरेक्ट मेथड कैसे, इस H को भेज दो यहां पे, इस H को भेज दो यहां पे, यानी जो अल्फा कार्बन हमला करेगा उसका डबल बॉन्ड और ब्रेक करके अल्कोहल बना दो, और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और डबल अल्फा कार्बन को जोड़ दो। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और अल्फा कार्बन को जोड़ दो, तो देखो क्या हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन कहां चला गया, अल्फा हाइड्रोजन आ गया यहां पे और ये जुड़ गया यहां पे। ये बन गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। हमेशा नया बॉन्ड चाहे साइक्लिक हो चाहे असाइक्लिक हो, अल्फा बीटा के बीच में बनेगा, और इसी कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल बेसिकली इसका नाम क्या है, ऐसे हम कॉमन नेमिंग कर लेते हैं कि बीटा पोजीशन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कहा जा सकता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कहा जा सकता है। समझ पाए, यहां भी वही सारी बातें। न्यूक्लियोफिलिक अटैक है तो कीटोन ज्यादा कम रिएक्टिव है, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर तुम किसी एल्डोल को गर्म करते हो, अगर एल्डोल को गर्म करते हो तो फिर से अल्फा और बीटा के बीच में ही डिहाइड्रेशन होगा। तो जो OH था वो निकल जाएगा, अल्फा से एक और H निकलेगा, अल्फा पोजीशन से एक और H, बीटा पोजीशन से OH, डिहाइड्रेशन होगा, और यहां पे फिर से अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा अनसैचुरेशन, विच इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। अगर यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते हो तो एसिडिक मीडियम में विदाउट हीट डायरेक्टली बनेगा, बेसिक मीडियम में हीट करने के बाद बनेगा, एसिडिक मीडियम में डायरेक्टली बनेगा। तो हमें बस इतना समझना है कि एल्डोल में डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनता है। देखो, दो कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, अगर दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे तो एक का अल्फा एक का कार्बोनिल, इसका अल्फा उसका कार्बोनिल, मिक्स मैच करके तुम 3-4 प्रोडक्ट बना लोगे। एक ही कंपाउंड में हो तो साइकिल बन जाएगी। तो एक तरफ का अल्फा कार्बन दूसरी तरफ के फंक्शनल ग्रुप कार्बन से जोड़ना है, चाहे वो एक ही मॉलिक्यूल में हो, इंट्रामॉलिक्यूलर, अलग अलग मॉलिक्यूल में हो, क्रॉस एल्डोल, एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल में हो, सिंपल एल्डोल। तो ये होती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन नेम रिएक्शनों में, एल्डोल कंडेंसेशन, जिसपे बहुत क्वेश्चन है। मैकेनिज्म की बात के लिए मैं तुम्हें एग्जांपल ले लेता हूं CH3CHO का, CH3CHO का एग्जांपल ले लेते चलो, या इसका नहीं लेना है, क्या कह रहे हो, इसका नहीं लेना है, ठीक है, इसको नहीं लेते, एक ही एग्जांपल दिखाऊंगा तो एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेता हूं, एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, एक ऐसा एल्डिहाइड ले लिया, डाई कार्बोनिल कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बन। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन मार्क कर लो, सबसे पहले क्या मार्क कर लो, अल्फा हाइड्रोजन। जितने टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है उतनी पॉसिबिलिटी सोचना, सारी पॉसिबिलिटी सोची जाती है। तो हर एक बार एक एक अल्फा कार्बन को लेकर डीएम करते जाओ, एक एक अलग अलग अल्फा कार्बन को लेकर डीएम करते जाओ। तो देखो क्या होता है, बेस आता है, बेस और ये एसिड, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक, अभी मैंने सिमेट्रिक लिया वरना बहुत सारे प्रोडक्ट होते, सिमेट्रिक से समझा रहा हूं, किसी भी एक तरफ के अल्फा हाइड्रोजन पे बेस हमला कर देगा। एक तरफ के अल्फा हाइड्रोजन पे बेस ने क्या किया, हमला कर दिया। कितने CH2 हैं बीच में, 2 CH2, यहां पे क्या है CH- और इसी पे क्या लगा है CHO। तो पहला काम है एल्डोल कंडेंसेशन में न्यूक्लियोफाइल बनाना। तो जितने अल्फा कार्बन है उतने न्यूक्लियोफाइल बनेंगे, जितने टाइप के अल्फा कार्बन, मान लो
3 टाइप के अल्फा कार्बन है, 3 न्यूक्लियोफाइल, 4 टाइप के अल्फा कार्बन है, 4 न्यूक्लियोफाइल, तो उतने न्यूक्लियोफाइल बनाने हैं। अब सेकंड स्टेप में यही न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करेगा। अगर अपने ही मॉलिक्यूल में कर सकता तो अच्छी बात है, वरना दूसरा इसी चीज का दूसरा मॉलिक्यूल आता उस पर हमला करता। अब आगे वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा अच्छे से समझना चाहो तो नंबरिंग कर लो। जब साइकिल, जब भी तुम्हें ओपन को रिंग बनाना हो नंबरिंग कर लो, नेमिंग ऐसे ए बी सी डी ए, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की रिंग बनी। देखो ध्यान से देखो, ए बी सी डी, किसने किस पे हमला किया? डी वाले ने ए पे हमला किया। डी पे क्या लगा हुआ है? डी पे लगा है CHO, डी पे क्या लगा है? CHO। ए पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड O, जो O माइनस में बदल गया, माइनस वापस तो आ नहीं सकता है, तो यही O माइनस वापस से H+ ले लेगा पानी से और बदल जाएगा OH में। पहचानने का हमेशा तरीका है, OH हमेशा बीटा पोजीशन पे आना चाहिए। OH हमेशा कहां आना चाहिए? बीटा पोजीशन पे। और अगर तुमने इसको गर्म कर दिया तो वो OH भी निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। गर्म कर दिया तो OH निकल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन को बोल देते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये हो गई बच्चों बात हमारी एल्डोल रिएक्शन की। अब इसी के ऊपर देखो, एल्डोल अगर तुमने समझ लिया तो रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, क्लेजन रिएक्शन, डिएकमैन कंडेंसेशन, पर्किंस रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन में बेस्ड है। तो एक नेम रिएक्शन में तुम हजारों तो नहीं, 5-6 नेम रिएक्शन पढ़ समझ सकते हो। हर रिएक्शन में तुम्हें समझना है कि बेस अगर आ गया, किसी भी एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर बेस आ गया तो वो बेस न्यूक्लियोफाइल बना देगा और अगला काम वही करना जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफाइल के हमले से सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफाइल के हमले से सब्स्टिट्यूशन। अगले जो रिएक्शन है उससे कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। विच इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें भी डायरेक्टली क्या करना है कि जो कार्बोनिल है उसके पास कोई अल्फा H नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई भी अल्फा H नहीं होना चाहिए, तो उस कार्बोनिल का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसी कार्बोनिल का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। जो ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि मीडियम बेसिक होता है, तो जो ऑक्सीडाइज वाला है यानी एसिड जो ज्यादा एसिडिक है वो सॉल्ट बना देगा। क्योंकि अगर सॉल्ट नहीं बनता तो ये ईस्टर बना लेता है, एसिड और अल्कोहल ईस्टर बना लेते हैं। इसलिए यहां पे मीडियम क्योंकि ऑलरेडी बेसिक है तो एसिड बनेगा नहीं, एसिड का सॉल्ट बनेगा पहले से। अगर इसको एसिड बना दिया तो ईस्टरिफिकेशन हो जाएगा। अब इसमें क्या समझना है, अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड ही हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, फॉर्मल्डिहाइड ही हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। देखो एक दो केस समझ लो। जैसे बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड इन बेसिक मीडियम जहां पे OH माइनस है, NaOH या KOH, कोई भी बेसिक मीडियम, ना इसके पास अल्फा है ना इसके पास, किसी के पास भी अल्फा हो गया तो एल्डोल हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन डोमिनेट करती है, तो अगर किसी के पास भी अल्फा H होता तो वो न्यूक्लियोफाइल बना के एल्डोल कर देता। मान लो इसके पास होता, ये न्यूक्लियोफाइल बनाता, खुद पे हमला करके एक प्रोडक्ट बनाता सिंपल, दूसरे पे हमला करके एक प्रोडक्ट बनाता क्रॉस। तो अगर एक भी अल्फा H दिख गया तो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। नहीं है, दो मॉलिक्यूल दोनों के पास अल्फा H नहीं, दोनों के पास अल्फा H नहीं, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, यानी कि होगा डिस्प्रपोर्शनेशन, होगा 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 डिस्प्रपोर्शनेशन। छोटा वाला मॉलिक्यूल उस पर अटैक आसान है, तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, यानी फॉर्मिक एसिड है तो हमेशा फॉर्मिक है एसिड ऑक्सीडाइज होगा, फॉर्मल्डिहाइड अगर है, और बचा हुआ जो भी मॉलिक्यूल है वही हमारा रिड्यूस होगा अल्कोहल में। तो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड साइमल्टेनियस रिडक्शन होता है यहां पे।
सपोज हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा रिएक्टेंट है, यहां भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो है क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन? यहां भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहां भी एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अब देखो कीटोन अगर कभी आ गया कैनिज़ारो रिएक्शन में, तो कीटोन तो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है, तो अगर कीटोन आ गया तो रिडक्शन का काम तो बस कीटोन ही कर सकता है। तो कीटोन अगर आ गया तो कीटोन हमेशा रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल ग्रुप में, और जो एल्डिहाइड है वही ऑक्सीडाइज होगा, उसी को होना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएगा, दूसरा कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है कि कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन होना, एब्सेंट होना कंपलसरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो फिर कैनिज़ारो में मजा नहीं आ पाएगा, फिर हमें कैनिज़ारो में मजा नहीं आ पाएगा। इसकी मैकेनिज्म भी समझा देता हूं फटाफट, आसान सी मैकेनिज्म है। देखो बेस आया, बेस का मतलब क्या आया? OH माइनस आया। अब OH माइनस के पास हमला करने के लिए अल्फा H तो है ही नहीं, एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो पाएगी जो सबसे डोमिनेटिव रिएक्शन है, वही रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो OH माइनस हमला करेगा कार्बन पे, बॉन्ड खुल जाएगा। तो जब OH माइनस बेस नहीं बन पाया तो उसको बनना पड़ा न्यूक्लियोफाइल, उसको बनना पड़ा न्यूक्लियोफाइल। अब अगर ये कुछ भी और काम करे तो वापस चला जाएगा, एक और काम कर लेता है ये, माइनस वापस लाके H प्लस को शिफ्ट करा देता है, विच इज द RDS। माइनस को वापस लाके H को लीव करा देता है। H को लीव कराना इतना आसान है भी नहीं, हम शुरुआत से बोलते आ रहे ना कि H तो लीविंग ग्रुप नहीं है, H तो लीविंग ग्रुप नहीं है, H तो वीक लीविंग ग्रुप है, तो H को हटा पाना उतना आसान है भी नहीं। इसका मतलब ये स्टेप इसीलिए स्लो है। तो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर, दिस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर। तो कभी कभी बच्चों तुमसे ये पूछ लेते हैं कि विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर। तो देखो यहां पे क्या बन गया, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, O आ गया, OH आ गया, H आ गया, और ये बन गया एल्कोक्साइड आयन। थोड़ा सा हाइड्रोजन की अदला बदली, जो ज्यादा एसिडिक है वो सॉल्ट के फॉर्म में यानी आयोनिक फॉर्म में रहेगा, जो कम एसिडिक है वो अल्कोहल की फॉर्म में रहेगा। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म है कैनिज़ारो रिएक्शन की। एक ही स्टेप इसका बहुत जानदार स्टेप है, वो है हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर, वो भी H प्लस नहीं कर रहा है, H माइनस कर रहा है। तो बहुत मुश्किल से हो पाता है ये स्टेप। मुश्किल से होने के लिए हम क्या करते हैं कि रिएक्शन आगे जाए, इसको कंसंट्रेटेड ले लेते हैं, इसका अमाउंट थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन आगे जाए, आगे जाएगी तो और आगे जाने में आसानी रहेगी। ऐसा नहीं है कि डाइल्यूटेड होगा तो कैनिज़ारो होगी नहीं, तब भी होगी, बस कंसंट्रेटेड में कैनिज़ारो रिएक्शन होना आसान हो जाता है। कंसंट्रेटेड रिएजेंट में कैनिज़ारो रिएक्शन का हो जाना आसान होता है। तो ये बात हुई हमारी एल्डिहाइड कीटोन की कंडेंसेशन रिएक्शन या एल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आते हैं इनके टेस्ट। पहला टेस्ट होता है टॉलेंस रिएजेंट, और दूसरा टेस्ट होता है फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलेंस इज बेसिकली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो एक कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसको हम सिंपलीफाइड वर्जन में इस तरह से दिखाते हैं। तो कोई भी अगर एल्डिहाइड है, सिल्वर ऑक्साइड लिया, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन खुद ही बता रहा है कि ऑक्सीडेशन कीटोन का तो हो ही नहीं पाता है, तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली ये एल्डिहाइड ही दे पाएंगे,
कीटोन ये टेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सिल्वर ने रिड्यूस होकर बना लिया सिल्वर मिरर। तो टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव होने का मतलब जब हम टॉलेंस रिएजेंट मिलाते हैं तो एक सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हो जाता है सॉल्यूशन में, मिरर जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। और ये टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं, ये टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं, और ये टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर भी देते हैं। या ये कह सकते हो कि जो शुगर ये टेस्ट देते हैं उनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड टॉलेन रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, टॉलेन रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो एल्डिहाइड टॉलेन रिएजेंट को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो जिन शुगर का एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है वो टॉलेन फेलिंग टेस्ट भी देते हैं। फेलिंग सोल्यूशन की अगर बात की जाए, so this is a mixture of फेलिंग A एंड फेलिंग B। तो ये बच्चों फेलिंग A और फेलिंग B का मिक्सचर है। फेलिंग A क्या होता है? अमोनिकल कॉपर सल्फेट। फेलिंग B क्या होता है? रॉशेल सॉल्ट, विच इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टेरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, एक तरफ सोडियम आयन एक तरफ पोटेशियम आयन। So this is called as Fehling solution, mixture of ammonical copper sulfate and our Rochelle salt। इसमें भी कोई एल्डिहाइड लिया, इसको फेलिंग सोल्यूशन को शॉर्ट में कॉपर ऑक्साइड दिखाते हैं। अगेन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर को रिड्यूस कर देता है रेड कलर के पीपीटी में, कॉपर को रिड्यूस कर देता है रेड कलर के पीपीटी में। यानी कि यहां से क्या समझ पाए, यहां से क्या समझा कि अगर दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन बेस्ड टेस्ट हैं, दोनों के दोनों एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन बेस्ड टेस्ट हैं, और ये वाले में सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही दे पाते हैं। कौन सा एल्डिहाइड दे पाएंगे? एलिफेटिक ओनली, या फिर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर। एक और टेस्ट होता है एल्डिहाइड कीटोन का, विच इज कॉल्ड एज, देखो बेनेडिक्ट सोल्यूशन अगर कभी आए तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन थोड़ा सा ही अलग है फेलिंग सोल्यूशन से, सिर्फ रॉशेल सॉल्ट की जगह दूसरा सॉल्ट लेते हैं। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी सेम टेस्ट देता है। अगर कभी बेनेडिक्ट सोल्यूशन आए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ये भी फेलिंग सोल्यूशन का ही ऑल्टरनेटिव है, फेलिंग सोल्यूशन का ही ऑल्टरनेटिव है। तो बेनेडिक्ट के बारे में ज्यादा नहीं समझना है, जानना है। 2,4-DNP टेस्ट ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, ये दोनों देते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है, ये वही रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं 2,4-DNP हाइड्राजीन से, इसकी रिएक्शन कराते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से। याद है ये रिएक्शन? अभी पीछे पढ़िए, ताजा ताजा जुम्मे जुम्मे अभी पढ़िए रिएक्शन। 2 बार हमला होता है, डबल बॉन्ड आता है, कुछ याद आ रहा है? तो डबल बॉन्ड N, NH, बेंजीन रिंग, सेकेंड पोजीशन पे NO2 एंड 4 पोजीशन पे भी NO2। तो ये कहलाता है बच्चों हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो या तो कलर्ड सोल्यूशन देंगे या कलर्ड पीपीटी बना लेंगे 2,4-DNP हाइड्राजीन के साथ। तो अगर कोई भी कंपाउंड 2,4 टेस्ट पॉजिटिव देता है, 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव देता है, इसका मतलब वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन। एक और टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन का, देखो कितने सारे टेस्ट हैं इसके, अग्नि परीक्षा से पास करना पड़ा है। हेलोफॉर्म टेस्ट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कि अगर हमारे पास इस तरह का अल्कोहल हुआ, कंडीशन ये है
अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और बीटा मिथाइल हो, या इसी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज्ड कीटोन अगर हुआ, आयोडीन की बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन येलो कलर का आइडोफॉर्म प्रेसिपिटेट देता है, येलो कलर का आइडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट देता है। तो अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो अल्कोहल और इस टाइप के एल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी हेलोफॉर्म टेस्ट थोड़ा और अच्छी बात बता रहा है, ये हमें स्ट्रक्चर का आइडिया भी दे देगा, ये बच्चों हमें स्ट्रक्चर का आइडिया भी दे देगा। और फटाफट थोड़े क्वेश्चन देख लिए जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये है क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, एक्स है यहां पे कंपाउंड, देखो समझना, Cl2HNu, Cl2HNu फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराता है या नहीं कराता है? Cl2HNu फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराता है या नहीं कराता? बिल्कुल कराता है सर। ये पोजीशन क्या फ्री रेडिकल के लिए ज्यादा अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है। तो क्या यहां पे पॉसिबिलिटी है कि एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दे? फ्री रेडिकल में तो कितने भी हाइड्रोजन हट सकते हैं, 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरीन लगा दे, या 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 क्लोरीन लगा दे, हाँ या ना? हाइड्रोलाइसिस के बाद कौन सी कैटेगरी एल्डिहाइड देती है? जेमिनल। कौन सी कैटेगरी एल्डिहाइड देती है? जेमिनल। तो पहले हमने रिएजेंट को समझा कि Cl2 और सनलाइट फ्री रेडिकल कराता है, फ्री रेडिकल रेजोनेंस पोजीशन पर बहुत स्टेबल है। जैसा कि तुम इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एक Cl की जगह एक OH आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। अगर तुम इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 Cl की जगह 2 OH आ जाएंगे, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, वो फटाफट बदल जाएंगे एल्डिहाइड ग्रुप में या कीटोन ग्रुप में, जो भी निकलता है पानी हटने के बाद। और अगर 3 हेलोजन है तो 3 OH आएंगे, 3 OH में से 2 OH हट जाएंगे, डबल बॉन्ड, और एक रह जाएगा। तो यही रिएक्शन अलग अलग कंपाउंड सेलेक्ट करने पे हमें बेंजाइल अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड तीनों बना के दे सकती है। फिलहाल हमें बेंजल्डिहाइड चाहिए था, तो बेंजल्डिहाइड के लिए एक्स क्या होगा? CHCl2, बहुत रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन। अगला समझते हैं, रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बेंजल्डिहाइड इनमें से किस रिएक्शन से नहीं बन पाएगा? देखो, रोजेनमंड रिडक्शन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इससे बन जाएगा। इटार्ड रिएक्शन, क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडेशन, इससे भी बन जाएगा। गेटेमैन कोच रिएक्शन, इससे भी बन जाएगा। सारी नेम रिएक्शन पढ़िए। जिंक अमलगम HCl क्लेमेंजन रिडक्शन करते हैं, क्लेमेंजन सीधे हाइड्रोकार्बन में बदलता है, वो भी इसको नहीं, एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड और कीटोन को सीधे किस में बदलता है? एल्केन में। क्लेमेंजन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन, डबल बॉन्ड O को जिंक अमलगम HCl क्लेमेंजन और वोल्फ किश्नर में हाइड्राजीन, तो क्लेमेंजन या वोल्फ किश्नर रिडक्शन डबल बॉन्ड O को सीधे H2 में बदल देते हैं, यानी कि एल्केन में। तो ये रिएक्शन बेंजल्डिहाइड नहीं बना पाएगी, ऑप्शन। क्वेश्चन के थ्रू ये बात समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में कैसे बहुत ऊपर से सीधे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट क्या है? तो ये कौन सी रिएक्शन है? रोजेनमंड रिडक्शन। एसिड क्लोराइड को पॉइजन पैलेडियम से रिड्यूस कराने पे रोजेनमंड रिडक्शन, बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। रिएक्शन याद है तो फटाफट सारे सवाल हो जाते हैं। Which one of the following can be oxidized to corresponding carbonyl compound? कार्बोनिल में ऑक्सीडाइज करना है। फिनॉल मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आता होगा, नहीं आता तो स्ट्रक्चर बना लो। प्रोपेन 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 डिग्री अल्कोहल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अगर कुछ याद हो तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब हम करते थे तो एक H कार्बन से एक H ऑक्सीजन से निकलता था, तब डबल बॉन्ड O आता था, राइट। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए अगर कीटोन या एल्डिहाइड बनाना है ऑक्सीडेशन से अल्कोहल से, तो यहां HH होना चाहिए। तो इसके पास है, ये कर लेगा। फिनॉल के पास यहां पे H नहीं है, यहां पे H नहीं है,
ऑक्सीडाइज किया तो एरोमेटिक कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री का भी ऑक्सीडेशन, कीटोन तो नहीं बना सकता है। कॉपर 300 डिग्री पर करोगे तो एल्कीन जरूर बन जाएगा। तो ना ये बना पाएगा, ना ये बना पाएगा, ना ये बना पाएगा, सिर्फ ए वाला बना पाएगा। कौन सा बनाएगा? एसीटोन। कौन सा बनाएगा? एसीटोन। चलो अगला क्वेश्चन देख ले। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट पी, कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन? प्रोडक्ट पी, फिर से रोजनमंड रिडक्शन। जब तुम बच्चों पीवाईक्यू सॉल्व करते हो ना, तो इस बात को देखा करो, हर क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक लिखा हुआ। जैसे ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन भले सॉल्व ना हो, ये जो लिख लो कि भाई ये रोजनमंड रिडक्शन का क्वेश्चन है, ताकि जब तुम बाद में उस पूरे चैप्टर के साथ देखो तो तुम्हें दिखे अच्छा ये रिएक्शन 10 बार आई है, पहले इसको रटो। ये रिएक्शन एक बार भी नहीं आई है, इसको अवॉइड करो, छोड़ो। तो तुम्हें एक आइडिया लग जाता है कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। विच एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस, ये देगा उल्टा काम। यहां से मत देखो, सब में प्रोडक्ट बना के देखने से अच्छा उल्टा काम। 2 एल्डिहाइड है, नहीं एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक एल्डिहाइड एक कीटोन, दोनों के डबल बॉन्ड O को हटाओ और जोड़ दो। दोनों के डबल बॉन्ड O को हटाओ और डबल बॉन्ड कार्बन को जोड़ दो। इसकी ओजोनोलाइसिस ही बनता होगा, ढूंढ लो। CH CH3 CH2 पहले ऑप्शन में मिल गया, लो वाह 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 वाह, पहले ऑप्शन में ही मिल गया। पहले ऑप्शन की एल्कीन की ओजोनोलाइसिस हमें वो वाला प्रोडक्ट दे देगी, वो वाला प्रोडक्ट दे देगी। इन द रिएक्शन CH3CN2 हाइड्रोजन HCl बॉइलिंग H2O, why द टर्म Y इज, देखो 2 हाइड्रोजन, समझना रिडक्शन देखा था कि पहले अगर हाइड्रोजन आएगा तो पहले बनता है इमाइन, राइट? पहले क्या बनता है? पहले बनता है इमाइन, और इमाइन के बाद आगे क्या बनता है? अमाइन। इमाइन के बाद और रिडक्शन अगर हम करेंगे तो आगे बनेगा CH2NH2, एक और पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ H आ जाएगा। रिएजेंट सेलेक्टिविटी पे डिसाइड होती थी बात, जैसे स्टीफन्स रिडक्शन, डाइबल H। यहां पे रिएजेंट की जगह उन्होंने कह दिया कि हाइड्रोजन 2 है, यहां भी 2 लगेंगे एक इधर एक इधर, यहां भी 2 लगेंगे एक इधर एक इधर। तो अगर हाइड्रोजन ही 2 है, इसका मतलब ये वाला स्टेप नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तुम्हें बताएगा नहीं, एक ऑप्शन ये है, क्वेश्चन तुम्हें बताएगा नहीं कि भाई मैं एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का हूं, वहां से सोचो। यहीं पे तो मात खाते हैं ऑर्गेनिक में बच्चे, वो जब क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन लगाया, अब उन्हें लगता है यार सारे क्वेश्चन लग गए, एग्जाम में जाके याद ही नहीं आता किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि सारी रिएक्शन एक जैसी है, सब अलग अलग आती रहती हैं। ऐसा है ही नहीं कि ये रिएक्शन इसी चैप्टर में आएगी, कोई भी रिएक्शन किसी भी चैप्टर में दिख सकती है। तो कैसे आइडिया लगता है चीजों का? क्वेश्चन को समझ के, रिएक्शन रिएजेंट को सोच के कि भाई क्या क्या काम कहां कहां पॉसिबल है। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन कह रहा है कि इमाइन पे रुका, फिर हाइड्रोलाइसिस। जितने भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोलाइज करने पे हमेशा OH लगाते हैं, 2 OH लगाएगा तो डबल बॉन्ड O, यानी यहां पे जो Y होगा वो एसिटल्डिहाइड होगा, जो Y होगा वो एसिटल्डिहाइड होगा, ना कि इथेन अमाइन। इथेन अमाइन नहीं बन पाएगा, 4 हाइड्रोजन होते तो बन जाता, 4 हाइड्रोजन होते तो बन जाता। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनोन, देखो बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन पे CHO, एसिटोफिनोन, एसिटो इस ग्रुप को कहते हैं CH3CO, फिनोन यानी यहां भी बेंजीन, NaOH के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन? NaOH के साथ। तो समझ जाना यहां पे, जैसे ही NaOH दिखे, बेसिक मीडियम दिखे, समझ जाओ एल्डिहाइड कीटोन बेसिक मीडियम। अल्फा H ढूंढो है या नहीं है, ये रहा अल्फा H। 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, देखो मैं प्रोडक्ट बना, ये आंसर तो मिल गया ना, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, कौन सी रिएक्शन? एल्डोल। अब इनके बीच में बोल रहे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तो क्रॉस एल्डोल, अलग अलग एल्डोल मॉलिक्यूल के बीच में क्रॉस, सेम मॉलिक्यूल के बीच में सिंपल। देखो कैसे, ये लिया मैंने बेंजल्डिहाइड, ये लिया मैंने बेंजल्डिहाइड, और ये लिया मैंने एसिटोफिनोन।
ये लिया एसिटोफिनॉन, ये लिया मैंने न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल से एक H पहले ही कम कर दिया, न्यूक्लियोफाइल से एक H पहले ही कम कर दिया। तो एल्डोल में जब भी तुम्हें सारे प्रोडक्ट अगर बनाने हो कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बना लो। कितने बन सकते हैं, कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल बन सकते हैं? एक ही अल्फा हाइड्रोजन था तो एक ही तरह का न्यूक्लियोफाइल बना। फिर जितने तुम्हें रिएक्शन में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, खुद का दूसरे पे, खुद का खुद पे अटैक, जितनी तरह के कार्बोनिल ग्रुप दिख रहे हैं उन सबको लिख लो। इधर 2 कार्बोनिल ग्रुप थे, दोनों को अलग लिख लिया, न्यूक्लियोफाइल को दोनों के सामने, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ो, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ो अल्फा कार्बन से और उसी को बदल दो OH में, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से, उसी को बदल दो OH में। तो अगर क्वेश्चन सिंपली बोलता है रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो एल्डोल। अब इन दोनों के बीच की रिएक्शन ये है क्रॉस एल्डोल, इसकी अकेले की, एसिटोफिनॉन की अकेले की होती है, उसको बोलते हैं सिंपल एल्डोल। अपना ही न्यूक्लियोफाइल अपने आप पे ही हमला करे तो सिंपल एल्डोल, अपना न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे पे हमला करे क्रॉस एल्डोल, एक ही चेन के अंदर हमला करके साइक्लिक बना ले इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, एक ही चेन के अंदर हमला करके साइक्लिक बना ले इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। चलो फटाफट देखते हैं। X कोई कंपाउंड है, कॉपर 300 डिग्री, DU निकालते हो तो अच्छा रहेगा, पता चल जाएगा अल्कोहल है। कॉपर 300 के साथ अल्कोहल क्या देता है, या तो एल्डिहाइड, कीटोन या एल्कीन। 2 कार्बन का है तो डेफिनेटली इथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन का है, देखो मैंने यहां पे क्या किया, कुछ लोग बच्चे DU को बहुत इग्नोर करते हो। कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमेशा निकालो, ट्वाइस ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 माइनस मोनोवेलेंट एटम प्लस ट्राईवेलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2। कार्बन कितने हैं, 2, 2 दूनी 4 प्लस 2, मोनोवेलेंट एटम कितने 6, ट्राईवेलेंट नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं ऑक्सीजन हटा दो, कितना आया 0। 0 का मतलब यहां ना ही कोई पाई बॉन्ड है ना ही कोई रिंग है। ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड नहीं है तो कार्बोनिल कंपाउंड भग लिए, ईथर या फिर अल्कोहल, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो X हमारा या तो 2 कार्बन का अल्कोहल होगा या हमारा ईथर होगा, 2 ही कार्बन का, बस यही दोनों है जो उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के आसानी से हमें कुछ बातें मिलती हैं। कॉपर 300 इसको बदल देगा, यहां से एक H यहां से एक H, तो A हमारा हो गया CH3CHO, A हमारा हो गया CH3CHO। ये बात भी कंफर्म करा है कि सिल्वर मिरर मिलता है, सिल्वर मिरर टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलरेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर, ऐसे भी दिखते हैं अमाइन कॉम्प्लेक्स में, यानी A हमारा डेफिनेटली हो गया इथेनॉल। तो X हो गया इथेनॉल, X हो गया इथेनॉल और A हो गया इथेनॉल। आंसर तो देखो इतने से ही मिल गया, आंसर तो इतने से मिल गया। सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड के साथ Z हो गया CH3CH, डबल बॉन्ड O हटा, N आके लग गया, तो सेमी कार्बाजाइड के साथ इस प्रोडक्ट को बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। और बेसिक मीडियम में एल्डोल होगा, अल्फा H है, तो इस पे हमला करूंगा तो इस पे OH लगा दिया, अल्फा कार्बन को चिपका दिया, अल्फा कार्बन को चिपका दिया। गरम किया गया, गरम भी किया गया, ठीक है, वेरी गुड। ब्यूट 2 अल, ब्यूट 2 अल, बी वाली सारी बातें मैच कर दी। तो देख लो एक ही क्वेश्चन में रिएक्शन बहुत सारी थी, बट नीट पता है तुम्हें ज्यादा रिएक्शन वाला क्वेश्चन कब देता है, जब वो तुम्हारे लिए आसान करना चाहता हूं। आंसर मेरा 2 ही चीजों से निकल गया। मान लो तुम ये ना पहचान पाते, तुम ये पहचान लेते कि सिल्वर मिरर मिल रहा है तो डेफिनेटली 2 कार्बन का एल्डिहाइड होगा, तुम्हें मान लो ये रिएक्शन नहीं पता, लेकिन इससे ये पता चल जाता है ये एल्डिहाइड है। एल्डोल पहचान लो, सेमी कार्बाजाइड, कोई भी एक रिएक्शन पहचान लो आंसर मिल जाता, कोई भी एक रिएक्शन पहचान लो आंसर मिल जाता। अगर तुम Z पहचान लो तो ना ये सही है ना ये सही है ना ये सही है, Z के बेसिस पे ही आंसर मिल जाएगा। तो जब तुम्हें क्वेश्चन में बहुत सारी रिएक्शन दी जाती हैं, वो इसलिए दी जाती है, इसलिए ताकि तुम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। देखो साइक्लोहेक्सेनोन, एल्डोल कंडेंसेशन, हीटिंग,
साइक्लोहेक्सेनॉन ये है, अल्फा अल्फा दोनों सेम है। क्या किया मैंने, एक अल्फा को फंक्शनल ग्रुप के सामने किया, एक अल्फा को फंक्शनल ग्रुप के सामने किया, अल्फा पोजीशन का फंक्शनल पे अटैक और उसी नहीं गलत जगह अटैक, अल्फा पोजीशन का फंक्शनल पे अटैक और फंक्शनल कार्बन पे लगा दिया OH, एल्डोल का डायरेक्ट प्रोडक्ट 1 सेकंड में। अल्फा पोजीशन का फंक्शनल कार्बन पे अटैक और जिस फंक्शनल कार्बन पे अटैक वहीं पे OH, ये अल्फा पोजीशन, ये बन गई बीटा पोजीशन। गर्म करने पे इन्हीं दोनों पोजीशन के बीच में एक और डबल बॉन्ड, इन्हीं दोनों पोजीशन में डबल बॉन्ड। कौन सा दिख रहा है आंसर, ए वाला दिख रहा है। कौन सा आंसर दिख रहा है, ए वाला आंसर दिख रहा है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, देखो याद करो, कार्बन पॉइजन, कार्बन अगर पॉइजन कर रहा है तो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हो पाएगा। याद करो लिंडलार कैटलिस्ट, मेटल हाइड्रोजन अब सिर्फ डबल बॉन्ड O को कर पाएगा, डबल बॉन्ड O को कर पाएगा। समझ पाए कितना आसान क्वेश्चन। यही छोटी छोटी बातें देखनी है, यही नहीं दिखती हैं। नीट में आता है 4 की जगह 0 या -1 लेके आता है, 4 की जगह 0 या -1 लाता है। सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डाई इन ऑल को ट्रांस आइसोमर से कौन डिस्टिंग्विश कर सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इससे तुम एक नई बात सीखोगे। अगर मेरे पास विसिनल अल्कोहल है, विसिनल अल्कोहल, याद है अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लगते हैं एसिटल बनाने में, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लगते हैं एसिटल बनाने में, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लगते हैं एसिटल बनाने में। अगर विसिनल डाइऑल है तो साइक्लिक एसिटल बन जाता है, साइक्लिक एसिटल बन जाता है। बस प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों OH सेम साइड होने चाहिए, ये दोनों OH सेम साइड होंगे तभी तो हमला कर पाएंगे, क्योंकि एक OH अगर इधर से हमला करेगा तो दूसरा OH घूम के आगे थोड़ी कर पाएगा। तो ट्रांस वाला एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सिस वाला करेगा। ट्रांस वाला इस साइक्लिक एसिटल बना के नहीं देगा, ट्रांस वाला साइक्लिक एसिटल बना के नहीं देगा, सिस वाला साइक्लिक एसिटल बना के दे देगा। देखो क्या क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े बड़े स्टेटमेंट है, फटाफट पढ़ते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इक्विलिब्रिएट करता है इनॉल से, और इसको बोलते हैं कार्बोनाइलेशन। नहीं, हमें बताना है स्टेट करेक्ट बताना, हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। इसको हम कार्बोनाइलेशन, इसको क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। अल्फा हाइड्रोजन के साथ इक्विलिब्रिएट करता है इनॉल, कीटो इनॉल फॉर्म बनती है, इसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या होता, पहले अगर क्वेश्चन देख के डर गए कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतनी सारी बातें तो हमें आती नहीं, हम तो बेवकूफ बच्चे हैं, हमें तो नहीं आती इतनी सारी बातें, डर लग गया। डरते ही सवाल सॉल्व भी हो सकता तो भी नहीं होगा। डर को मन से भगाओ, डर को मन से भगाओ। एक एक ऑप्शन पढ़ोगे, आंसर निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा। एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी अमाइन, इसी के लिए वो टेबल बोली थी। अगर एल्डिहाइड है कोई या कोई भी कार्बोनिल है, अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हैं तो क्या आता है, डबल बॉन्ड N। अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हैं तो आता है डबल बॉन्ड N, और इन्हीं डबल बॉन्ड N को कहा जाता है शिफ बेस। क्या कहते हैं, शिफ बेस। इसका कॉमन नेम होता है N एल्काइल इमाइंस। ऐसे इमाइंस, कार्बन डबल बॉन्ड N इमाइंस, तो ऐसे इमाइंस जिन पे N पे कार्बन चेन का सब्स्टिट्यूशन है, N पे कार्बन चेन का सब्स्टिट्यूशन है, और इनको बच्चों कहा जाता है शिफ बेस। ये शिफ बेस वर्ड एनसीईआरटी में ढूंढने पे मिलेगा, सामने सामने नहीं लिखा हुआ है, और नीट ने पूछ लिया था, नीट ने पूछ लिया था एनसीईआरटी के अंदर से निकाल के। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर, हाइड्राजीन की रिएक्शन। जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव हैं याद करो। अब देखो आया ना मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन। कई लोग बोलते हैं कि भाई नीट मैकेनिज्म पे सवाल नहीं पूछता, तो आया हुआ क्वेश्चन है मैकेनिज्म बेस्ड, आया हुआ है। हाँ बहुत डीप में नहीं जाना, लेकिन बेसिक बातें पता होनी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता था, याद है? पहला स्टेप बताया था, जिसने डायरेक्टली हटाया कि डबल बॉन्ड एन बनता है नहीं कर पाएगा क्वेश्चन। फिर इसमें बताया था दोबारा से हमला होता है तो OH निकल ही जाता है। तो पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और दूसरा स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ वाटर है। यही तो कहलाते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। टेबल अगर घर में बैठे हो, अगर अभी भी टेबल उठा के एनसीईआरटी खोल के नहीं देखो तो नहीं याद करोगे कभी। जो तुम सोचते ना यार ये मैं बाद में कर लूंगा, याद करने वाला है बाद में कर लूंगा, वो बाद कभी आती नहीं है, वो बाद कभी आता ही नहीं है बाद में काम वाला। तो यहां पे क्या हो रहा है, जब हम अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हैं तो पहला स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा स्टेप होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यही सेम काम एसिटल में भी होता है। एसिटल में भी ऐसी बनता है कि पहले स्टेप में अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, दोबारा से हमला करके वाटर हटा देता है, दोबारा से हमला करके वाटर हटा देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? न्यूक्लियोफिलिक देखो सारे के सारे क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। सबसे पहले यहां का पॉजिटिव चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे बढ़ा देगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे घटा देगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। और अगर मिथाइल आ गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई, मिथाइल आ गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई तो और कम रिएक्टिव हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस उसको और कम रिएक्टिव बना देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस और कम रिएक्टिव बना देगा। आंसर लिख दिया हमने यहां पे। हाँ ओके। टॉटोमर की स्टेबिलिटी, टॉटोमर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होता है, याद होगा H बॉन्डिंग होती है प्लस पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है। H बॉन्डिंग प्लस पाई बॉन्ड रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल 3 वाला, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 वाला। 2 और 1 में देखना तो 2 नॉर्मल इनॉल है, नॉर्मल इनॉल है, 2 कीटो फॉर्म है। इनॉल फॉर्म तभी ज्यादा स्टेबल होती है जब उसको H बॉन्डिंग या रेजोनेंस का सपोर्ट मिल जाए। तो थर्ड वाली इनॉल फॉर्म कीटो से भी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसको रेजोनेंस और H बॉन्डिंग दोनों का सपोर्ट मिल रहा है। तो इसके लिए ये वो स्टार्टिंग के कंपाउंड में है जिनके लिए टॉटोमेरिज्म को ऑब्जर्व किया गया, समझा गया, इनॉल फॉर्म का डोमिनेंस देखा गया। तो इनॉल फॉर्म इस मॉलिक्यूल में जहां पे रेजोनेंस प्लस H बॉन्डिंग है वहां पे, प्लस फिनोलिक अल्कोहल जहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर है वहां पे इनॉल फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, या कह सकते हैं इनॉल फॉर्म ज्यादा डोमिनेटिंग फॉर्म होती है। इनॉल फॉर्म ज्यादा डोमिनेटेड फॉर्म होती है, इनॉल फॉर्म ज्यादा डोमिनेटेड फॉर्म होती है। ओके चलो ये भी देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड, रुको यहां पे हम बेंजोइक एसिड वाले क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पे ही हम अपने एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें ज्यादा बातें हैं। मैं एक साथ तुम्हें बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर तुमने इसको देखा तो कुछ रिएक्शन कंफ्यूजिंग लगेंगे कि यहां पे ऐसा वहां पे वैसा क्यों हो रहा है। रीजन हालांकि तुम्हें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के पास लीविंग ग्रुप होता है, एल्डिहाइड कीटोन के पास वो लीविंग ग्रुप नहीं होता है। बट फिर भी हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन साथ में करेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन को बहुत अच्छे से पढ़ो और इसके हमने 5-6 साल के क्वेश्चन लगा लिए हैं और पीछे वाले क्वेश्चन लगाओ ताकि सारी बातें याद हो जाएं। जितने भी मैंने तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन अभी तक दिखाया पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन हो गए हैं।
तो इससे तुम्हें आइडिया लग सकता है कि भले हमने पढ़ी बहुत सारी बातें, बट उनमें से काम की बातें थोड़ी कम है या नीट में पूछी जाने वाली बातें कम है। बट टॉपिक बदल रहा है। नीट में अगर तुम देखो तो कभी भी किसी भी टॉपिक से पूछे हैं, बहुत ज्यादा हम रिजिड नहीं हो सकते कि ये नहीं आएगा। जो एनसीईआरटी में है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को जल्दी से खत्म करो, क्वेश्चन लगाओ और ऐसे ही हंसते हंसते सारे चैप्टर खत्म कर डालो। बहुत जल्दी फिजिकल के साथ अब तुम्हारी ऑर्गेनिक भी खत्म होने वाली है, तो इन दोनों का जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना बढ़िया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, धमाल मचाते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।